नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। आज वो विद्यार्थी मुझे बड़े ध्यान से सुने जिनके मन में हमेशा ये जिज्ञासा रहती है कि गांधी जी को आखिरकार नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीआईबी न्यूज एनालिसिस में 8 से लेकर 14 अक्टूबर तक सेकेंड वीक में क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं, उनको आज हम लोग यहां पर इंक्लूड करने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट जो कि प्रीलिम्स के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को फेस करते हैं और उनके वो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। दूसरे वो स्टूडेंट जो कि आरएस मेंस यानी कि कोई स्टेट पीसीएस का मेंस है या फिर यूपीएससी मेंस है, उसके अंदर अपने आंसर को और भी ज्यादा एनरिच करना चाहते हैं, तो पीआईबी न्यूज एनालिसिस की वो जरूर हेल्प ले। वहां पर कोट करे कि ये जो मैंने लिखा है वो पीआईबी न्यूज एनालिसिस से लिया है। आप लोग का आंसर और भी ज्यादा वैलिड हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के सेकेंड वीक का आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, दीपक इंदौरा 021। इसके साथ में ही टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, दीपक इंदौरा ऑफिशियल। यहां पर लेक्चर की पीडीएफ, क्विज आप लोगों को अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए क्या क्या डिस्कस आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहले यही डिस्कस होगा कि महात्मा गांधी जी को आखिरकार नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं दिया गया। क्या वाकई में उसके पीछे कुछ पॉलिटिकल या इंटरनेशनल रीजंस थे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्या वाकई में यह बात भी सही है कि जब गांधी जी की हत्या की गई तो उससे 2 दिन पहले ही उनका नाम जो है वो नॉमिनेट किया गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए। तो ये बातें कहां तक सही हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर हम लोग देखेंगे रिफॉर्म ब्रॉट बाय सीजीआई यूयू ललित इन सुप्रीम कोर्ट। कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कमिटीज गठित की गई और इसके लिए यह देखा गया कि कौन कौन से रिफॉर्म जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाए जा सकते हैं। फिर ऑनलाइन गेमिंग के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या आजकल चल रहा है, क्या वाकई में ऑनलाइन गेमिंग से भी कोई रेवेन्यू जनरेट होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि चाइना ने किस तरीके से अपने ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया है और भारत को चाइना से क्या सीखना चाहिए। चाइना ने, आप लोगों को पता है कि कितना ज्यादा डिफेंस जो है वो बना लिया है, लेकिन उसके साथ में ही इकोनॉमी भी उसकी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। तो भारत के लिए वो कौन से लेसन्स हैं जिनको सीखना चाहिए, भारत की शिक्षा प्रणाली के अंदर क्या सुधार होना चाहिए, कौन से एजुकेशनल रिफॉर्म्स हैं जिनको लाने की जरूरत है। फिर हम लोग बात करेंगे कॉलेजियम के अंदर कि कॉलेजियम जो है आखिरकार उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है। क्या वाकई में जो जजेस केस हुए हैं, आज तक आपको पता है कि 4 जजेस केस हुए हैं, 1983, 1992, 1998 एंड 2015। ये 4 जजेस केस आज तक हुए हैं। कॉलेजियम की हर बार जिक्र की गई है। तो जानेंगे हम लोग आज के लेक्चर में कि कॉलेजियम व्यवस्था को लेकर कौन कौन सी समस्याएं जो है, प्रॉब्लम्स वो हमारे सामने क्रिएट हो चुकी हैं। फिर हम लोग आगे बात करेंगे मिशन कर्मयोगी के बारे में कि जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनके काम करने के तौर तरीकों में किस प्रकार से बदलाव करके, रिफॉर्म करके हम एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम जो है उसको वेल ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन के अंदर बहुत अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे एक बहुत ही बर्निंग इशू के बारे में। बहुत बार डिस्कस ये होता है, कई बार डिबेट्स के अंदर ये चीज जो है वो देखी जाती है कि गांधी जी को नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिला, जबकि इनके ही शिष्य थे नेल्सन मंडेला, उनको दिया गया, गुरु को नहीं दिया गया। तो देखते हैं क्यों नहीं मिला है, इसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। महात्मा गांधी को नोबेल जो पीस प्राइज है इसके लिए 4 बार जो है वो नॉमिनेट किया गया, 1937, 1938, 1939, 1947। 4 बार जो है नॉमिनेट किया गया, लेकिन फिर भी 1948 में जब इनको नॉमिनेट किया गया, लेकिन महज 4 दिनों के बाद ही उनकी हत्या जो है वो कर दी गई। क्या हत्या नोबेल के अंदर इनका सेलेक्ट होने के लिए की गई कि इनको नहीं मिलना चाहिए ऐसा, या फिर इन गांधी जी की हत्या के पीछे आपको पता है कि गोडसे ने जब जनवरी 30 जनवरी 1948 को जब इनकी हत्या की, तो उसके पीछे रीजंस और भी दिए जाते हैं कि पाकिस्तान के लिए फंड जो है वो एलोकेट किया था महात्मा गांधी की सहमति के बाद में, उससे वो गोडसे बड़ा नाखुश था। ठीक है, तो यानी कि वो अपने गोडसे अपने व्यक्तिगत विचारों के अंदर इतना उलझ चुका था कि उसकी डिसीजन पावर जो थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। लेकिन गांधी जैसे महान शख्सियत पर उसने जब गोली चलाई, उससे पहले उनको नमन किया। तो कहीं ना कहीं एक उसके मन के कोने के अंदर एक इमेज, एक बहुत अच्छी इमेज क्रिएट थी गांधी जी के बारे में, लेकिन फिर भी गोली चलाने के लिए क्यों मजबूर हुआ,
वो तो खैर वही जानता है। ठीक है, चलिए। तो 1948 में उन्हें जो है वो नॉमिनेट किया गया, लेकिन फिर जो है उनकी हत्या भी कर दी गई। पहली बार नॉर्वे के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उन्होंने उनका नाम जो है वो सुझाया था, सजेस्ट किया था, लेकिन जब पुरस्कार देते वक्त उनको क्या कर दिया गया था, नजरअंदाज कर दिया गया था। मैं आपको बताता हूं 1901 के अंदर अल्फ्रेड नोबेल जो थे, जिन्होंने बॉम्ब का आविष्कार किया था, उनकी पूरी संपत्ति को लेकर एक पूरा फाउंडेशन क्रिएट किया गया, नोबेल फाउंडेशन। ठीक है, नोबेल फाउंडेशन के तहत ही ये पुरस्कार की राशि जो है वो दी जाती है। तो 1901 से ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं टोटल 5 कैटेगरीज के अंदर। इनमें से जो नोबेल पीस प्राइज है वो दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ऑस्लो के अंदर, और बाकी जितने भी प्राइज हैं वो दिए जाते हैं स्वीडन के अंदर, स्टॉकहोम में। तो बेसिकली गांधी जी को नॉमिनेट जो है वो किया जा चुका था, और एक सांसद जो थे उन्होंने भी नाम इनका सजेस्ट किया, लेकिन बाद में जो है इनका नाम हटा दिया गया। उस समय के उपलब्ध जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे पता चलता है कि नोबेल कमेटी के एक सलाहकार हैं जैकब वार मुलर ने इनके बारे में एक टिप्पणी लिखी थी, मतलब थोड़ी सी टिप्पणी वो नेगेटिव सेंस के अंदर थी। फिर उन्होंने लिखा कि गांधी अहिंसा की अपनी नीति पर हमेशा कायम नहीं रहे हैं, और उन्हें इन बातों की कभी परवाह ही नहीं रही है कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ उनका जो नॉन वायलेंट जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो कभी भी जो है वो एक वायलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो गांधी जी की ये जो विचारधारा थी कि हमेशा अहिंसक होकर हमको हर काम करना है। जब भगत सिंह को फांसी लगी थी तो उस समय भी यही रीजंस गांधी जी के सामने थे कि मैंने हमेशा अहिंसा का साथ दिया है, मैंने हमेशा अहिंसा का साथ दिया है। लेकिन ये जो क्रांतिकारी विचारधारा रखने वाले जो व्यक्ति हैं, भारतीय नागरिक हैं, इन्होंने एक रास्ता जो है गलत अख्तियार किया। गलत यानी कि गांधी जी के नजरिए से गलत हो सकता है ना वो, लेकिन उस समय भारतीय जो नेशनल मूवमेंट थी उसको जरूरत थी ऐसे क्रांतिकारियों की। तो हर किसी इंसान के विचार अलग अलग होते हैं। भगत सिंह के अपने विचार थे, गांधी जी के अपने विचार थे, लेकिन बात बेसिकली यहां पर गांधी जी की चल रही है। तो गांधी जी ने हमेशा अहिंसा जो है उसका समर्थन किया था, लेकिन फिर भी जो दूसरे यानी कि फॉरेन जो राइटर्स थे उन्होंने हमेशा यह कहा कि गांधी जी का जो आंदोलन होता है वो नॉन वायलेंट से वायलेंट के अंदर कब कन्वर्ट हो जाए, इसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते। अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला जो कि गांधी जी के शिष्य रहे हैं, उनको नोबेल प्राइज दिया गया, लेकिन गांधी जी जो है उनको नोबेल प्राइज नहीं मिला। तो बेसिकली उन्होंने, मार्टिन लूथर किंग ने, नेल्सन मंडेला ने गांधी जी से ही नॉन वायलेंट के जो लेसन्स थे वो सीखे, लेकिन फिर भी गांधी जी को नहीं मिला। 1948 में उस पुरस्कार के लिए गांधी जी का नाम प्रस्तावित किया गया, लेकिन नामांकन की आखिरी तारीख के महज 2 दिन पूर्व ही गांधी जी की हत्या जो है वो गोडसे ने की थी। जब वो एक कांग्रेस की असेंबली से जो है वापस लौट रहे थे, लगभग शाम को 5 बजे का वक्त था, गांधी जी के ऊपर 3 शॉट फायर किए गए थे। ठीक है, और मैंने इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर भी स्टडी ग्लोस के ऊपर बनाया है कि जब गांधी जी की जब हत्या हुई थी, मर्डर जब हुआ था, तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने ये भी कहा था कि गांधी जी ने मरते समय हे राम कहा कि नहीं कहा मैंने नहीं सुना। बहुत अच्छा लेक्चर है, आप लोग एक बार जरूर जाके देखिएगा, मेरे नाम से सर्च करेंगे मिलेगा आपको। तो गांधी जी ने मरते समय हे राम कहा कि नहीं कहा, उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा कि मैंने नहीं सुना। इस समय नोबेल कमेटी को गांधी के पक्ष में 4 यानी कि 5 जो है वो रिकमेंडेशंस ऑलरेडी मिल चुकी थी कि इनको नॉमिनेट अब किया जाएगा। तो 1948 के अंदर बेसिकली अब इनको जो है नोबेल प्राइज दिया जाना तय हो गया था। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि नोबेल जो प्राइज हैं वो कौन सी डेट को दिए जाते हैं, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन उस समय समस्या यह थी कि उस समय तक मरणोपरांत किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता था। अगर उस समय किसी व्यक्ति को मरणोपरांत दिया जाता तो गांधी जी को जरूर उसके लिए नॉमिनेट किया जाता, लेकिन उस समय जो है वो मरणोपरांत पुरस्कार दिए ही नहीं जाते थे। इसलिए गांधी जी की जब हत्या हुई उसके 2 दिन बाद में ही जो नॉमिनेशन की लिस्ट थी वो आगे फॉरवर्ड होनी थी, लेकिन उस फॉरवर्डेड लिस्ट से गांधी जी का नाम जो है वो हटा दिया गया। हालांकि इस समय तक इस तरह की कानूनी गुंजाइश थी कि विशेष हालात में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, लेकिन नहीं दिया गया। आज ये ट्रुथ है। लेकिन कमेटी के समक्ष तब यह सबसे बड़ी समस्या थी कि पुरस्कार की रकम किसे अदा की जाए, क्योंकि गांधी का कोई संगठन या ट्रस्ट ही नहीं था, क्योंकि गांधी जी इन चीज के अंदर बिलीव नहीं करते थे। गांधी जी एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने पॉलिटिकली कई डिसीजंस लिए, लेकिन पॉलिटी के अंदर यानी कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं हुए। कहते हैं कि गांधी जी ने कांग्रेस का समर्थन किया। देखिए, गांधी जी ने कांग्रेस का समर्थन क्यों किया?
क्योंकि गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी उसके पीछे काम करती है। गांधी जी कहते हैं कि मैं राजनीति के अंदर केवल सत्य को पालने के लिए आया हूं, मैं राजनीति के अंदर वर्चस्व के लिए नहीं आया हूं। तो उनकी कोई जायदाद भी नहीं थी और न ही इस संबंध में कोई वसीयत भी उन्होंने छोड़ी थी। हालांकि यह मामला भी कोई कानूनी जो पेचीदगियां हैं उनसे भरा नहीं था, जिसका कोई हल नहीं होता, लेकिन कमेटी ने किसी भी ऐसे झंझट में पड़ना मुनासिब नहीं समझा। तब हालात यह हो गए कि 1948 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया था। तो जब 1948 के अंदर गांधी जी की हत्या की गई, उस समय किसी को भी नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। ठीक है, तो गांधी जी को नोबेल प्राइज क्यों नहीं मिला, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। मैं एक बार पूरा इसको जो है सेक्शन को कंक्लूड कर देता हूं। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हमेशा नॉन वायलेंस की तरफ जाते थे, लेकिन दूसरे यानी कि फॉरेनर राइटर्स की बात करें या पॉलिटिशियंस की बात करें, उनका यह मानना था कि कभी कभी जो है इनके जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं वो वायलेंट की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे हम लोग देखें कि जब इन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 के अंदर चलाया था, तो चोरा चोरी कांड के तहत 1922 के अंदर वो समाप्त हो गया, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हम लोग कोई भी हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन जब चोरा चोरी कांड होता है तो वो वायलेंट के अंदर कन्वर्ट होता है। तो गांधी जी के पूरे जीवन के अंदर अगर हम लोग देखें तो पूरे उनके लाइफ स्पान में केवल 3 ही आंदोलन ऐसे थे जो कि सफल माने जाते हैं। 1917 के अंदर चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल 1918, और उसके बाद में जो खेड़ा सत्याग्रह था। ये केवल 3 ही गांधी जी के जीवन के अंदर सफल आंदोलन माने जाते हैं। बाकी सारे जितने भी थे वो काफी लंबे चले, असफल जो है वो लास्ट में करार दिए गए। ठीक है, तो यहां तक जो है फिर गांधी जी को 4-5 बार नॉमिनेट भी किया गया, लेकिन आखिरकार पुरस्कार नहीं मिला। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई यूयू ललित जो है उन्होंने कई रिफॉर्म्स जो है वो लागू करने की सिफारिश की है। देखते हैं कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रीच है, वो भी हम लोग देखेंगे। बेंच के बारे में देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली संवैधानिक पीठ यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं यूयू ललित, इनके द्वारा उच्चतम न्यायालय में 5 संवैधानिक पीठों का गठन किया गया। 5 संवैधानिक पीठ मतलब 5 अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के बारे में बात करेंगे कि कैसे ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, कैसे लिस्टिंग की जाए, कैसे इसकी उसके बारे में जो है वो स्टेप्स लिए जाने की यहाँ पे जो है बात की गई है। सभी न्यायाधीशों को अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिया गया है। सभी न्यायाधीश जो है, आपको पता है कि बेसिकली वहां पर अभी 34+1 का एक रेशो अभी चल रहा है। एक तो होते हैं मुख्य न्यायाधीश, 34 होते हैं अन्य मुख्य न्यायाधीश। सभी को अपनी जो है राय व्यक्त करने का वहां पर मौका दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट में बड़े फैसले सभी न्यायाधीशों की फुल कोर्ट की बैठक के बाद में ही लिए जाते हैं। पहले होता क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अकेले डिसीजन लेते थे, लेकिन अब यहां पर कुछ चेंजेस किए गए हैं। 5 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच निर्मित की गई है, वो ग्रुप के अंदर डिसीजन लेती हैं। संवैधानिक पीठों द्वारा दी जाने वाली सुनवाई का सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाती है। तो गुजरात पूरे भारत के अंदर पहला ऐसा हाईकोर्ट बना था जिसने अपने हाईकोर्ट की जितनी भी सुनवाई थी उसको लाइव स्ट्रीमिंग पर दिया था। उच्चतम न्यायालय की प्रत्येक पीठ के समक्ष लगभग 60 से 70 मामले सूचीबद्ध होते हैं। इससे सवाल यह उठता है कि क्या न्यायाधीश इतने अधिक काम के दबाव का सामना करने में सक्षम है, क्योंकि ह्यूमन एरर का होने का चांस है। और कोई भी जस्टिस हो किसी छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए या बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहता हो या फिर मुकेश अंबानी जैसे बड़े घर के अंदर रहता हो, कोई भी जस्टिस के अंदर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए और कोई भी डिले भी नहीं होना चाहिए। तो अगर न्याय देरी से मिलता है तो वो न्याय न मिलने के बराबर है। तो मामलों को अचानक सूचीबद्ध किए जाने से वकीलों को अपने मामलों के लिए अपना संक्षिप्त विवरण तैयार करने के लिए कम समय जो है वो मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 145 के अनुसार जिस मामले में इस संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्विलित है, उसका विनिश्चय करने के प्रयोजन से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ जो है वो गठित की जाएगी। यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के द्वारा अनिवार्य किया गया है। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यह आर्टिकल। भारत के मुख्य न्यायाधीशों को संवैधानिक पीठ का गठन करने और मामलों को संदर्भित करने की शक्ति प्राप्त है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उनको वो गठित कर सकते हैं। जैसे हम लोग बात करें 1973 के अंदर केशवानंद भारतीवाद, उस समय 13 न्यायाधीशों की एक पीठ गठित की गई थी, वो भी सीजीआई के द्वारा ही की गई थी। ठीक है, तो ऐसी पीठ जो है वो गठित करने का इनके पास में अधिकार होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि आज तक अगर हम लोग केस के बारे में बात करें, वैसे तो हम लोग कॉलेजियम में पढ़ेंगे, चलिए आगे देखते हैं फिर उसको कॉलेजियम प्रणाली के अंदर। यहां पे थोड़ा सा हम लोग रुकते हैं और आगे कॉलेजियम प्रणाली में देखेंगे।
हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग के बारे में कि ऑनलाइन गेमिंग, कई बार आप लोग YouTube शॉर्ट्स के अंदर वीडियोस देखते हैं, YouTube के ऊपर वीडियोस देखते हैं कि हॉस्पिटल के अंदर बच्चे को एडमिट कराया गया है और वो एक बेहोशी की हालत में भी गेम को रन कर रहा है, खेल रहा है गेम को, इधर उधर हाथ पैर चला रहा है। क्या ये फायदा देते हैं? ऑनलाइन गेमिंग जो है वो क्या वाकई में बच्चों का भविष्य हो सकता है? ये सोचने का विषय है। आजकल हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी विदेशी जो बच्चे हैं उनकी कॉपी करने लग जाता है कि देखो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, हम भी खेलेंगे। लेकिन एक ऑनलाइन गेमिंग के लिए या फिर ऑनलाइन कोई भी आप लोग काम करते हैं उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशन की जरूरत है, लिटरेसी की जरूरत है, तब जाकर आप ऑनलाइन जो है वो अच्छा उसको हैंडल कर पाएंगे। कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन गेमिंग क्या होती है वो देखेंगे, कितने तरह की होती है वो देखेंगे, इंडिया के अंदर क्या ऑनलाइन गेमिंग का मार्केट है, कितना बड़ा है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, क्या इसके लिए कोई टास्क फोर्स गठित करने की जरूरत है, तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखें कि इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके द्वारा क्या किया जाता है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, एक टास्क फोर्स ने भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग को विनियमित करने के लिए यानी कि रेगुलराइज करने के लिए अंतिम रिपोर्ट जो है वो तैयार की है। ऑनलाइन गेम आंशिक रूप से या मुख्य रूप से इंटरनेट या किसी अन्य उपलब्ध कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से खेले जाने वाले वीडियो गेम होते हैं। तो गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर देखिए, गेम डेवलपर होता है जिसने गेम को बनाया है, ठीक है। जैसे वो बनाएगा तो उसको पब्लिश करेगा, पब्लिशर्स के पास में सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे, ई स्पोर्ट्स होता है, गेमिंग जो है अरेनास होते हैं, हार्डवेयर डेवलपर्स होते हैं, स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती है और मेनली काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर्स जो है वो इसके अंदर काम करते हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री जो है बहुत बड़े लार्ज स्केल पर काम करती है। तो एक अलग से इकोनॉमी जो है इनके द्वारा, इकोनॉमिकल स्केल जो है उसको मेंटेन किया जाता है। जैसे हम लोग बात करें टाइप्स की तो ई स्पोर्ट्स सबसे पहले इसमें शामिल होता है ऑनलाइन के लिए। तो ये जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें पेशेवर खिलाड़ी जो है वो शामिल होते हैं। अगर हम लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स की बात करें या फिर कैजुअल गेम्स की बात करें तो ये बेसिकली स्किल बेस होते हैं। तो जैसे हम लोग कहें कि कई बार लूडो आप लोग गेम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं ना गेम में आप लोग, अरे बोलो खेलते कि नहीं खेलते, खेलते होंगे आप लोग। तो लूडो जो गेम है ये कई बार याचिका जो है पिटीशन वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इनके पास में पहुंची है कि क्या वाकई में लूडो को खेलने के लिए स्किल की जरूरत है। तो वहां पर जो है वो हामी भरी है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने किया वाकई में लूडो खेलने के लिए स्किल, लक से ज्यादा स्किल की जरूरत पड़ती है, ऐसा कहा है उन्होंने। उस पर ही हम लोग जो है वो बात करेंगे। तो बेसिकली ये क्या होते हैं, ये कैजुअल गेम्स होते हैं जो कि आपकी स्किल पर बेस होते हैं, ठीक है। तो मौका जैसे पासा फेंकना है, ये सब किसमें है, ऑनलाइन गेमिंग के अंदर आते हैं, सब कैजुअल गेम्स के अंदर गिने जाते हैं। क्या इनसे रेवेन्यू जनरेट होता है? तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक $5 बिलियन जो है ये रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर हम लोग ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है वो 38% है बिटवीन 2017 टू 2020। 2017 से 20 के बीच में जो है 38% रहने का अनुमान है, मतलब यहां पर जो है वो पहुंच चुका है। और चीन और अमेरिका में 8% और 10% जो है वो यहां पर वृद्धि हो सकती है। तो भारत में 38%, जबकि चाइना में और यूएस के अंदर 10%। अगर हम लोग बात करें कि ये कौन से सब्जेक्ट का विषय है तो ये स्टेट लेवल का यानी कि स्टेट का सब्जेक्ट है। क्योंकि जब भी हम लोग सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हम लोग 3 तरह की लिस्ट बात करते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये जो है वो राज्य सूची का विषय है। जैसे मद्रास हाईकोर्ट ने एक बार डिसीजन दिया था कि जैसे टिकटॉक को सबसे पहले उसी ने बैन किया था। ऑनलाइन गेमिंग जो प्लेटफॉर्म है, मैं नाम भूल गया उसका, जो बहुत फेमस गेम है, उसको भी सबसे पहले उन्होंने ही बैन किया। तो स्टेट का जो है सब्जेक्ट है ये। तो ऑनलाइन गेमिंग अब तक राज्य का विषय रहा है, लेकिन राज्य सरकारों को अपने राज्य के कुछ क्षेत्र में एप्स, वेबसाइटों को ब्लॉक करने, जियो ब्लॉगिंग जैसे कुछ नियमों को लागू करने में बेहद मुश्किल जो है उनका सामना करना पड़ता है। और फिर जो है केस कहां पर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। फिर देखते हैं कि भारत के अंदर कौन कौन से लॉज हैं। तो एप्लीकेबिलिटी इश्यूज जो है वो भारत में देखे जाते हैं और ये बहुत ही एक कंसर्न इशू है कि राज्य में जितने भी नियम दूसरे राज्य में लागू नहीं होते, जिसके कारण जो है रेगुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा जो है असंगति देखने को मिलती है। एक राज्य ने नियम बनाया, वो दूसरे राज्य में लागू नहीं होता। फिर है कि लैक ऑफ एनफ पावर जो है वो राज्य सरकारों के पास में नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार जो भी नियम बनाते हैं उनको केंद्र सरकार जो है वो चेंज कर देती है, ठीक है, क्योंकि वो राज्य ने नियम बनाए हैं अपने राज्य के अकॉर्डिंग। तो केंद्र सरकार के समान विदेशी सट्टेबाजी साइटों को ब्लॉक करने का आदेश जारी करने के लिए पर्याप्त अवरोधक शक्तियां जो है वो नहीं है। इसके साथ में सुसाइडल टेंडेंसी जो है वो गेमर के सामने आ जाती है, क्योंकि गेमर अपने आप को, वो जो खेलने वाला है वर्चुअल, उसकी जगह अपने आप को पुट करके देखता है, रिप्लेस करके देखता है।
और उस चीज को जब वो अचीव नहीं कर पाता तो उसके अंदर सुसाइडल जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ऑनलाइन जो गेम्स पर लोग बड़ी रकम गवा देते हैं, ये भी एक यानी कि सट्टा जो है उस पर भी होता है। ठीक है, तो देश में विभिन्न हिस्सों में आत्महत्याएं जो है देखने को मिलती हैं। फिर अनसर्टेनिटी है, ऑनलाइन गेमिंग व्यवसायों में असंगति से अनिश्चितता जो है वो उत्पन्न होती है। ठीक है, और भी कई कंसर्न है। अदर कंसर्न्स क्या क्या है? ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में कोई नियामक ढांचा, जैसे कि कोई शिकायत निवारण तंत्र, खिलाड़ी सुरक्षा उपायों को लागू करना, डेटा और बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना और भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना मौजूद नहीं है। अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन गेमिंग के लिए केंद्रीय स्तर पर कानून लागू होना चाहिए, तो बिल्कुल ये होना चाहिए। टास्क फोर्स जो है इसके लिए रिकमेंडेशन करती है। उसने कहा है कि एक सेंट्रल लेवल के ऊपर एक लॉ जो है वो बनना चाहिए। कैजुअल गेम्स की बात करें तो उसके अंदर दाव के रूप में किसी तरह से वास्तविक धनराशि का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जो है नकली मनी या फिर कोई ऑब्जेक्ट आप लोग यूज कर सकते हैं, ये भी उन्होंने रिकमेंड किया। ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक नियामक निकाय गठित किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर क्या है? ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत 3 स्तरीय 3 टियर विवाद जो समाधान तंत्र है वो निर्मित किया जाना चाहिए। जितने भी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म हैं उनके लिए डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों जो है कानून, भारतीय कानून के तहत उनको विधि सम्मत जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। अब हमारे भारत के अंदर कौन से रेगुलेटिंग बॉडी है? तो हम लोग बात करें माईटी, तो माईटी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ई स्पोर्ट्स की श्रेणी को छोड़कर सभी ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है और ई स्पोर्ट्स श्रेणी पर खेल विभाग जो है उसका नेतृत्व करता है। तो ई स्पोर्ट्स के लिए आप लोग जरूर ध्यान रखना, स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आता है कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट जो है वो इसको लीड करता है। अगर हम लोग बात करें माईटी के विज्ञापन सामग्री वर्गीकरण से संबंधित जो कोड कंडक्ट है उसको भी रेगुलेट कर सकता है। उपभोक्ता मामले मंत्रालय यानी कि कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री अनुचित व्यापार व्यवहारों के लिए इस क्षेत्र में विनियमित जो है वो कर सकता है। ठीक है, इत्तेफाक या संयोग से खेला हुआ यानी कि जुआ वेबसाइट जिसमें लक फैक्टर ज्यादा काम करता है, ऑनलाइन खेले जाने वाले ऐप्स को प्रतिबंधित करने के पहलू पर प्रस्तावित डिजिटल इंडिया अधिनियम के तहत इनको निषिद्ध हानिकारक उपयोगकर्ता की सूची में जो है शामिल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए तो ऑनलाइन गेमिंग जो है वो संभल कर खेलिए, आप मेहनत पर ज्यादा विश्वास कीजिए। हाँ, ऑनलाइन गेमिंग वहां तक ठीक है जहां तक आपका अपने खुद के ऊपर कंट्रोल है। जब खुद के ऊपर कंट्रोल ही खो देंगे तो सब मामला जो है वो बिगड़ जाता है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग कि चीन के द्वारा देश में जो निर्धनता थी, पॉवर्टी थी, इसको कैसे कम किया गया और भारत के लिए क्या सबब है। क्या भारत में यूं ही गरीबी बेरोजगारी वो बढ़ती रहेगी या फिर इंडिया किसी और दूसरे देश से सीखना चाहेगा? अगर भारत नहीं सीखेगा तो फिर भारत जो है वो एक सबब ऐसा लेगा जिसमें भारत का यूथ नाराज रहेगा भारत से। तो भारत को जल्द ही जो है इंडिया को एक बेरोजगारी के लिए या फिर पॉवर्टी जो है इनके लिए बहुत अच्छे स्टेप्स उठाने होंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि एजुकेशनल पॉलिसी जो है उसमें चेंज किया जाए। बात करेंगे आज हम लोग उसके बारे में भी, क्या कॉन्टेक्स्ट है, एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होती है, चाइना ने क्या अचीव किया है, आखिरकार चाइना ने ऐसा किया क्या है जिसके कारण ये तमाम बातें जो है उसने अचीव की और क्या सीखेगा इंडिया उनसे। देखिए, पिछले हफ्ते विश्व बैंक के द्वारा वैश्विक गरीबी पर अपनी रिपोर्ट जो है वो जारी की गई। ठीक है, ग्लोबल पॉवर्टी पर। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड महामारी और यूक्रेन के युद्ध में गरीबी में कमी के हालिया परिणामों को पूरी तरह से जो है वो उलट दिया है। विश्व बैंक के अनुसार $2.15 प्रति दिन से कम पर जीने वाला कोई भी व्यक्ति अत्यधिक गरीबी में रहने वाला माना जाता है। 2019 में वैश्विक स्तर पर 648 मिलियन लोग इस स्थिति में थे, यानी कि 648 मिलियन लोग जो है गरीबी के स्तर के अंदर जो है वो काउंट किए गए। अगर किसी भी व्यक्ति को $2.51 से कम प्राप्त होते हैं प्रतिदिन, तो हम लोग इंडियन रुपीस में देखें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग 160-170 रुपए आप लोग मान सकते हैं कि 170 रुपीज पर डे के हिसाब से। तो अगर 170 रुपीज पर डे के हिसाब से है और हम लोग इसको 30 से मल्टीप्लाई करें तो महीने की ये हो गए 5100, यानी कि 5000, लगभग 5000 रुपए जो है वो उसको हर मंथली मिलनी चाहिए, तब जाकर जो है उसकी स्थिति वो बेहतर होगी। तो पहली अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा $1 प्रतिदिन 1990 में निर्धारित की गई थी। 1985 में इन कीमतों के अंदर सुधार इजाफा किया गया। 1993 में 1.08, 2005 में 1.25, 2011 में 1.90 और अंतरराष्ट्रीय गरीबी रेखा वर्ष 2017 की कीमतों पर आधारित है। तो 2017 के अंदर कितने डॉलर की बात की अभी हमने? 2.15 की बात की ना, 2.15 की, है ना। तो अब 2017 जो है इसके आधार पर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है।
तो भारत में अगर देखें तो भारत में निर्धनता का स्तर पर विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है कि भारत में सबसे अधिक गरीब लोग 2020 में 5 करोड़ से अधिक जो थे वो गरीब थे। क्योंकि भारत की स्थिति क्या है, जो गरीब है वो और गरीब हो जाता है, जो अमीर है वो और अमीर हो जाता है, और मिडिल क्लास जो है वो दोनों के बीच में फंसकर रह जाता है। ठीक है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 1978 से 2019 के बीच चीन ने पिछले 4 दशकों में 76.5 करोड़ लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है। वर्ष 2021 में चीन के द्वारा अपने देश अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन कर दिए जाने की घोषणा जो है वो कर चुके हैं। ठीक है, चीन में जन्म के समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 1978 में 66 ईयर से बढ़कर 2019 के अंदर 77 ईयर जो है वो हो गई है। तो वहां पर ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है 66 से 77, तो लगभग 11 का डिफरेंस जो है यहां पर देखा गया। और ये जो एज ग्रुप इनका यानी कि जीने की जो उम्र है वो बड़ी है, तो इसको उन्होंने कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया है। अगर हम लोग बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की, तो 1978 में 52 से गिरकर जो है वो 2019 में प्रति 1000 शिशुओं पर 6.8 जो है वो हो चुकी है। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर अगर हम लोग पिलर्स की बात करें तो बेसिकली 2 पिलर्स ऑफ चाइना अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन। सबसे पहला है ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमी ट्रांसफॉर्मेशन, एक इन्होंने ये पिलर माना, और दूसरा है पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटेजीज। तो बेसिकली ग्रोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, इंक्रीमेंटल इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैनेज अर्बनाइजेशन एंड रूरल जो है अर्बन माइग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्होंने इस पे ध्यान दिया। और दूसरे फेज के अंदर एरिया बेस्ड पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटेजीज पे ध्यान दिया, सोशल प्रोटेक्शन पॉलिसीज पे ध्यान दिया, टारगेटेड पॉवर्टी एलिवेशन स्ट्रेटेजीज पे ध्यान दिया। तो बेसिकली चाइना की ये इकोनॉमिकल पॉलिसीज हैं जिन्होंने पॉवर्टी को जो है वो दूर किया है। स्थानीय प्रयोग के लिए महत्वपूर्ण गुंजाइश के साथ डिसेंट्रलाइज कार्यान्वयन व्यवस्थाओं को शामिल करते हुए प्रभावी शासन जो है इस यहां पर अप्लाई किया गया। ठीक है, तो ये भारत को जो है सीखने की जरूरत है कि एक प्रोमोटिंग ए हाई डिग्री ऑफ कंपटीशन अमंग लोकल गवर्नमेंट टू अचीव कोहेरेंस। तो बेसिकली स्थानीय सरकारों और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उनके बीच में एक बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है वो देखी जाती है। लेकिन आज भारत के अंदर क्या होता है, केंद्र में अगर किसी एक पार्टी की गवर्नमेंट है और उससे विपरीत अपोजिट पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो बनती है कहां पर, स्टेट के अंदर, तो खींचतान जो है वो चली ही रहती है। और इसी खींचतान में 5 साल इनके कंप्लीट हो जाते हैं और जनता जो है वो उन 5 सालों के लिए उसकी सजा जो है उसको भुगतनी पड़ती है। तो उनके लिए तो एक खींचतान होती है, लेकिन भारतीय जनता क्या करे इसमें, उनके लिए थोड़ी खींचतान है, उनको तो अपनी जिंदगी जीनी है ना। तो भारत के अंदर ये जो पॉलिटिकल ये जो खींचतान है, टेंशन है, उसके बीच में एक आम आदमी जो है पिस जाता है और उसके कारण एजुकेशन, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उनको अपनी कुर्सी बचानी है, वो क्यों ध्यान देंगे जनता के अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ, पॉवर्टी की तरफ, एजुकेशन की तरफ। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश, गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा नीतियां, सामाजिक सहायता, सामाजिक बीमा, सामाजिक कल्याण और अन्य टारगेटेड जो सोशल पॉलिसीज हैं उनके लिए विशेष कार्यक्रम जो है वो शामिल करना। गरीबी क्षेत्रों में गांवों को समग्र रूप से लक्षित करके गरीब परिवारों को लक्षित हस्तक्षेपों से यानी कि जो इंटरप्शंस होते हैं उसके एक समूह के क्षेत्र के आधार पर दृष्टिकोण अपनाना। गरीबी से बचने के साधन के रूप में इकोनॉमिकल जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो है वो भारत को यहां से सीखनी चाहिए। तो आई थिंक आप लोग को इसका एक कंक्लूजन ये है कि चाइना ने ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट किया है, भारत ऐसा करने में अभी जो है वो कैपेबल नहीं है। ये जनता को समझना पड़ेगा और जनता को समझाने वाली सरकार होती है। जैसे हम लोग एक स्टेट का एग्जांपल ले, राजस्थान का। राजस्थान के अंदर आपको पता है कि कितनी जबरदस्त खींचतान चल रही है। राजस्थान के अंदर जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं श्रीमान अशोक गहलोत जी, और उनके जो नजदीकी है यानी कि उप मुख्यमंत्री हम लोग कह सकते हैं सचिन पायलट साहब, दोनों के बीच में इतनी जबरदस्त खींचतान चल रही है कि वहां का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है क्रैश कर चुका है और उसी पॉलिटिकल सिस्टम के पीछे जो है पूरा इकोनॉमिकल जो है वो पूरा का पूरा क्रैश हो चुका है। फिर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पे आप आ जाइए, मध्य प्रदेश पे आप आ जाइए, तो जहां पर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से जहां पे अच्छा तालमेल बैठा पाती है वहां पे तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। लेकिन जहां पर राजस्थान जैसे एग्जांपल्स हैं जहां पे ये तालमेल नहीं बैठ पाता वहां पर जनता जो है इसको भुगतती है। तो ये कब तक चलेगा, सोचना पड़ेगा इसके बारे में, जल्दी ही रिफॉर्म लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। भारत में शिक्षा प्रणाली की क्या क्या आवश्यकता है। खैर ये सब पॉइंट जो है वो एक साथ में कनेक्टेड है ना, और इन्हीं कनेक्टेड पॉइंट्स को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं
तो ट्रांसलेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन, लैंग्वेज इन एजुकेशन, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, स्टेप दैट नीड टू बी टेकन, कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, और की हाइलाइट्स क्या क्या है इसके बारे में। चलिए, अच्छा मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में तो आ रहा है? मैं जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, वो चीज आपको समझ में तो आ रही है? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि देखिए क्या है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कोई भी कमी है, कुछ भी है, तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर जो है आप डिजिटल बोर्ड पे आकर सामने आकर पढ़ाइए, तो उसके लिए भी मैं तैयार हूं। बस ये है कि आप लोग को अच्छे से समझना है उसी। चलिए फिर देखते हैं अनुवाद का महत्व विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, समाजशास्त्र, धर्म और लिंग एवं जाति अध्ययन के समान है। ठीक है, अनुदित ग्रंथ यानी कि ट्रांसलेटेड जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, ठीक है, चुपचाप विभिन्न अनुवादों के द्वारा खोलते हैं, ठीक है, और पाठकों को अपने अनुभवों, भावनाओं और परिस्थितियों से पूरी तरह जो है तरीके से सुग्राही जो है बनाते हैं। यानी कि अगर डिफरेंट लैंग्वेज के अंदर हम लोग जितने भी ग्रंथ हैं अगर उनको कन्वर्ट करते हैं तो सबको समझ में आने लग जाते हैं। भाषाएं अपने मूल क्षेत्र की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी होती है, तो ये इंपॉर्टेंस है एजुकेशन के अंदर लैंग्वेज की। तो अगर भाषा आपके अकॉर्डिंग होती है, लोकल लैंग्वेज को हम लोग यूज कर रहे हैं, तो एक बच्चा बहुत आसानी से समझ पाता है, क्योंकि घर पे भी उसकी वैसी ही लैंग्वेज यूज की जाती है। तो घर का माहौल, स्कूल का माहौल एक जैसा हो जाता है, और जब एक जैसा हो जाएगा तो स्कूल में तो ग्रोथ हो ही रही है, घर पे भी जो है ग्रोथ हो जाती है, दुगनी रफ्तार से बच्चा आगे बढ़ता है। लोगों को बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करने वाले उचित उज्जवल विचार इस माध्यम से व्यक्त किए जाते हैं। फिर है मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता है, ठीक है, नीड वैल्यू एजुकेशन, क्वालिटी को इंप्रूव करने की जरूरत है। राष्ट्रीय समझ विकसित करने के लिए मूल्य आधारित शिक्षा की आवश्यकता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर लोगों को अपने और अपने देश के बारे में अज्ञानता या विस्मयकारक आश्चर्यजनक है। स्वयं से भिन्न लोगों के प्रति उपेक्षा को दूर करने की जरूरत है। इस सोच को शांति और समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध शिक्षकों को अनुदित कार्यों के माध्यम से नैतिकता शिक्षा कक्षाएं आयोजित करने के लिए प्रशिक्षित करके बदला जा सकता है। साहित्य हमारे जीवन के उन पहलुओं पर प्रकाश डाल सकता है जिन्हें राजनीति और अर्थशास्त्र द्वारा हल नहीं किया जाता है। भारत को अपनी सॉफ्ट पावर, शांति की भाषा और हमारी बहुभाषा यानी कि जो मल्टी लिंग्विलिटी है, इस पर ध्यान देना चाहिए। सॉफ्ट पावर हम लोग कहें कि हमारी कल्चर जो है वो हमारी सॉफ्ट पावर है, हमारी लैंग्वेज हमारी सॉफ्ट पावर है। तो भारत को कुछ सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो ढूंढने पड़ेंगे, उसके तहत स्टेप जो है वो लेने पड़ेंगे भारत को, तब जाके जो है हम लोग काफी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। आगे हम लोग अगर नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो यहां पर कॉलेजियम की एक समस्या जो है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो कॉलेजियम की हम लोग बात करते हैं। इशू विद कॉलेजियम सिस्टम, इशू विद जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, और आगे रास्ता जो है उसके लिए क्या है। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले इशू विद कॉलेजियम सिस्टम, तो कॉलेजियम सिस्टम को आप लोग पहले समझिए कि एक ऐसा जुडिशियल ग्रुप है जिनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स के अंदर अपॉइंटमेंट की जाती है, जजेस का ट्रांसफर किया जाता है, उसके लिए रिकमेंडेशन देता है ग्रुप ये। तो कॉलेजियम व्यवस्था 1992 में जब सेकंड जजेस केस हुआ था उस समय इसको अपनाया गया था। पहले मैं बात कर रहा था आप लोगों से कि 4 जजेस केस हुए हैं। फर्स्ट जजेस केस हुआ था 1983 के अंदर, फिर सेकंड जजेस केस हुआ था 1992, थर्ड जजेस केस हुआ 1998 और फोर्थ जजेस केस हुआ 2015 में। इन तमाम केसेस के अंदर कॉलेजियम प्रणाली जो है इसके बारे में चर्चा की गई कि आखिरकार जजेस का अपॉइंटमेंट किस प्रकार से किया जाए। और आप लोगों को पता भी होगा कि 99 यानी कि 99वां संविधान संशोधन जिसके तहत एनजेसी को एस्टेब्लिश किया गया, उसको भी जो है समाप्त किया जा चुका है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम के साथ में इशू क्या है। गैर संवैधानिक निकाय है, तो कॉलेजियम प्रणाली संसद के किसी अधिनियम अथवा किसी संवैधानिक प्रावधान द्वारा गठित होने के बजाय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। गैर न्यायाधीश के लिए कोई सीट जो है यहां पर नहीं होती है ना, मतलब जो जजेस होंगे वही इसके अंदर शामिल हो पाएंगे। तो कॉलेजियम में किसी भी गैर न्यायाधीश को, जैसे कि कार्यकारिणी या फिर बार काउंसिल के अंदर जो शामिल है, उनको इस कॉलेजियम के अंदर शामिल नहीं किया जाता है। यह नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत का जो है वो उल्लंघन है। मतलब यहां पर पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड है ऑन जजेस, यहां पर किसी भी अदर व्यक्ति को इसमें शामिल होने की जो है परमिशन है ही नहीं। फिर यहां पर अस्पष्टता जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल है ही नहीं अस्पष्टता, है ना, ऐसे आरोप जो है लगते हैं। तो कॉलेजियम की बैठ के बंद दरवाजे के पीछे आयोजित की जाती है। क्या वहां पर चल रहा है, कुछ भी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर नहीं है। फिर भाई भतीजावाद, कॉलेजियम प्रणाली में भाई भतीजावाद की गुंजाइश रहती है। पर्दे के पीछे कौन सा किरदार क्या खेल खेल रहा है पता ही नहीं है। फिर इसमें जो है वो ओवरलुक टैलेंट यानी कि प्रतिभा जो है उसकी अनदेखी की जाती है। इस प्रणाली में कई प्रतिभाशाली कनिष्ठ न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की अनदेखी जो है वो होती है। फिर बायस्ड कॉलेजियम होता है, ठीक है, जैसे हम लोग कहें कि सक्सेसिव कॉलेजियम,
जो सीनियर मोस्ट है उनको जो है वो जजेस बनाना चाहिए। लेकिन 1973-74 के आपको पता होंगे केसेस जहां पर कुछ न्यायाधीश जो थे उनको क्रॉस करते हुए, यानी कि वरिष्ठ सीनियर मोस्ट जजेस को क्रॉस करते हुए थर्ड नंबर के जज थे उनको भी क्या बना दिया गया था, सीजीआई अपॉइंट कर दिया गया था। फिर प्रतिष्ठित न्यायविदों की उपेक्षा जो है वो की जाती है। तो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा आर्टिकल 124 के तहत प्रतिष्ठित न्यायविदों की श्रेणी से कोई न्यायाधीश जो है नियुक्ति नहीं की गई है। न्यायाधीशों के लिए परिरक्षित, ठीक है, यानी कि प्रिजर्व ऑफ जजेस, तो शीर्ष अदालत में नियुक्तियां उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के लिए परिरक्षित प्रतीत होती हैं। आमतौर पर मात्र कुछ ही नियुक्तियां अधिवक्ताओं के रूप में की जाती हैं। फिर है ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो आगे ट्रांसपेरेंसी की हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। वे फॉरवर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं। इस पर फिर से विचार करने और उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक बेहतर व्यापक आधारित पारदर्शी पद्धति लागू करने की आवश्यकता है। फिर संवैधानिक अधिदेश यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स की जरूरत है। जैसे इलेक्शन मैंडेट होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की जरूरत है। संविधान में निर्माताओं के द्वारा किए गए एक विशिष्ट प्रावधान के लिए कुछ महत्व जो है वो दिया जाना चाहिए। मतलब पहले से उनके टारगेट जो है ऑब्जेक्टिव वो डिसाइड होने चाहिए। चलिए आगे हम लोग सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं कि सिविल सेवाओं का चेहरा बदलने का प्रयास जो है वो मिशन कर्मयोगी के तहत किया गया है। क्या है मिशन कर्मयोगी, चलिए देखते हैं। इसका उद्देश्य है सिविल सेवाओं को नियम आधारित से भूमिका आधारित, यानी कि बेसिकली उनको रूल बेस से रोल बेस जो है वो बनाने की जरूरत है और मानव संसाधन प्रबंधन में परिवर्तित करना तथा सिविल सेवकों को उनके पद की आवश्यकताओं के अनुसार आवंटित कार्य को उनकी क्षमताओं के साथ जोड़ना है ताकि सिविल सेवाओं का एक प्रभावी नागरिक केंद्रित नागरिक सेवा जो है उसको बनाया जा सके। फिर थोड़ा सा ऑफ साइट जो है वो सीखने की भी जरूरत है। इस पद्धति को बेहतर बनाते हुए ऑन साइट यानी कि ऑफ साइट से बदले है कि ऑन साइट, मतलब बी प्रैक्टिकल, ऑन फील्ड जो है आप सीखिए, पद्धति पर बल देना जो है वो जरूरी है। ठीक है, इसमें यानी कि मिशन कर्मयोगी के अंदर क्या किया जाएगा, ऑन साइट, मतलब कोई भी मान लीजिए एसडीएम है, कोई डीएम है, उनको ऑफिस में नहीं काम करके नहीं, फील्ड के अंदर भेजकर उनको जो है उन सिविल सर्वेंट्स को वहां पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दिलवाया जाए। तो इस मिशन के तहत सभी टिकट कंडक्टरों, आरक्षण, माल ढुलाई क्लर्कों, स्टेशन मास्टरों, ठीक है, कि सहित लगभग 95,000 रेलवे कर्मचारियों को बेहतर सेवा वितरण में प्रशिक्षण जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, शिक्षण सामग्री संस्थाओं, कार्मिकों सहित साझा प्रशिक्षण अवसंरचना परितंत्र का निर्माण करना है। सावधानी पूर्वक व्यवस्थित और पुनरीक्षित डिजिटल ई लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करना है। 70-20-10 यानी कि टोटल 100 हो गया। तो ये फॉर्मूला है, ये रेशो है, तो इस फॉर्मूला का उपयोग करना जिसमें 70% जो है उसमें जितने भी यूथ हैं उनको जो है वो नौकरी दी जाए। ठीक है, 20% जो है वो सहकर्मी से सहकर्मी जानकारी साझा के करने के परिणाम होती है और केवल 10% कक्षा शिक्षण से आती है। ठीक है, मतलब अगर हम लोग देखें तो किस तरीके से एजुकेशनल यानी कि सिविल सर्वेंट जो है कहां कहां से सीखता है, कैसे कैसे जो है वो नौकरी के अंदर इस चीज से कहां से आता है। तो बेसिकली 70% अनुभव से आप सीखते हैं, 20% आप अपने जो आपके ऑफिस में कर्मचारी है वहां से आप लोग सीखते हैं और 10% जो है वो आपकी जो ट्रेनिंग्स होती है वहां से आप लोग सीखते हैं। सिविल सेवकों की उचित निगरानी और मूल्यांकन के लिए iGOT पोर्टल पर मुख्य प्रदर्शक संकेतकों का डैशबोर्ड जो है यानी कि इंडिकेटर्स का एक डैशबोर्ड बनाया गया है। वास्तविक समय के मूल्यांकन और निरंतर प्रशिक्षण के माध्यम से शासन में जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है उसको लाना है। प्रधानमंत्री की लोक मानव संसाधन परिषद सिविल सेवा सुधार और क्षमता निर्माण के लिए कार्य को दिशा प्रदान करेगी। फिर हम लोग बात करें सहयोगात्मक और सामान्य परिस्थिति तंत्र की, कोलैबोरेटिव एंड कॉमन इकोसिस्टम की। तो यह तो बेसिकली हम लोग सिविल सर्विसेज को जो है वो एक बी प्रैक्टिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि ये ऑन ग्राउंड जो है वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाए, पब्लिक डीलिंग अच्छे से कर पाए। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की तो क्षमता विकास आयोग जो है और ये वार्षिक क्षमता विकास योजनाओं को मंजूरी देने में प्रधानमंत्री लोक मानव संसाधन परिषद की सहायता जो है वो करेगा। तो पीएम पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल जो है एनुअली कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो प्लान है उसमें इसकी हेल्प करने वाला है। मिशन कर्मयोगी का एक उद्देश्य सिविल सेवाओं से संबंधित सभी पदों की भूमिकाओं, गतिविधियों, दक्षता के ढांचे संबंधी दृष्टिकोण के साथ अद्यतन करना यानी कि उनके साथ में कोलैबोरेट करना, बैलेंस क्रिएट करना। ठीक है, इसके साथ में ही संपूर्ण शासन प्रणाली दृष्टिकोण, विभागों में प्रशिक्षण संसाधनों को साझा किया जा रहा है और साइलो को तोड़ा जा रहा है। साइल्स मतलब सॉइल्स जो है उनको तोड़ा जा रहा है, मतलब जो पहले से ही ट्रेडिशंस जो बनी आ रही थी जो कि ज्यादा इफेक्टिव नहीं है उनको जो है
एंड किया जा रहा है। महात्मा गांधी ने लोक सेवा की तुलना सार्वजनिक संसाधनों के ट्रस्टी होने से की है। ट्रस्टीशिप थ्योरी जो है वो इसमें बड़ी कारगर है। ट्रस्टीशिप थ्योरी है कि जो कुछ है वो जनता का है। सिविल सर्वेंट अगर किसी चीज को कमा रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, वो जनता के लिए कर रहे हैं, जनता से ही कर रहे हैं, इसलिए उनका दायित्व है, अकाउंटेबिलिटी है कि वो जनता के लिए ही करें। सिविल सेवक 170 मिलियन से अधिक गरीबी से समृद्धि की ओर ले जाने में भूमिका निभाने के लिए विशिष्ट रूप से तैनात है। जरूरत है पेशेवर नौकरशाही यानी रूप और संरचना में नौकरशाही और रवैये की भावना में गैर नौकरशाही की। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो है आज टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर लेक्चर की पीडीएफ और आप लोगों को क्विज भी अवेलेबल हो जाएंगे। स्टडी ग्लोज आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।